मोहतरम नादरीन, हमारे सामने एडवोकेट मोहम्मद अकरम ख़ान साहब तशरीफ़ रखते हैं और आप जमात इस्लामी के सेक्रेटरी हैं और जो नॉन मुस्लिमों में जो दावत का काम होता है उस पूरे डिपार्टमेंट को आप देखते हैं। तो इस समय जो है आपसे हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि जमात इस्लामी हिंद एक मुहिम चला रही है, मजबूत ख़ानदान मजबूत समाज। तो इस विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो मुहिम है आज के इस भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में क्या इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है? देखिए, जो मुहिम है और जो मुहिम का शीर्षक है वो स्वयं एक तरह से दावा कर रहा है, एक संदेश दे रहा है कि हमारा जो भारतीय समाज है, जो परिवार है, जो उसकी आदर्श स्थिति होनी चाहिए वैसी स्थिति नहीं है। उसमें बड़ा परिवर्तन आया है और इस परिवर्तन की वजह से समाज में एक घुटन सी महसूस की जा रही है। इसीलिए शायद जमात इस्लामी ने इस अभियान को छेड़ा है और जमात इस्लामी ये चाहती है कि समाज में वो परिवर्तन लाया जाए जिससे समाज विघटन का शिकार न हो, हमारे परिवार जो आपसी कलह है उसका शिकार न हो। नहीं, इस सिलसिले में जो आपने विघटन की बात कही है, तो विघटन के क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसके वजह से इस तरीके की चीज़ों को हम महसूस कर रहे हैं? देखिए, कोई परिवार हो या समाज हो तो ये सिर्फ व्यक्तियों का एक समूह नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे रिश्ते नातों की एक डोर होती है जो उनको बांध करके रखती है। फिर उनकी अपनी मर्यादाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, आस्थाएं होती हैं, उनका मजहब होता है और उनके जो है सामाजिक इंस्टीट्यूशन होते हैं। ये सब मिल करके जो है पूरे समाज पर अपना एक प्रभाव डालते हैं। फिर उस पर सरकार की अपनी नीतियां होती हैं। वो सब मिल करके जो है किसी परिवार को और समाज को जो है बनाते हैं, उनका निर्माण करते हैं। नहीं, तो घरों में जो आप कह रहे हैं कि इतना परिवर्तन आया है, तो इसके कुछ तो कारण होंगे कि किस कारण से ये परिवर्तन आ रहा है जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि समाज विघटन का शिकार हो रहा है। देखिए, परिवर्तन के कई फैक्टर, कई कारक हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि हमारी शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव आया है। पहले जो हमारी शिक्षा थी उसमें नैतिकता पर विशेष बल दिया जाता था। अब वो नैतिक शिक्षा सिरे से गायब कर दी गई और बच्चे को सिर्फ जो है एक मशीन बनाया जा रहा है धीरे धीरे करके। एक बड़ा कारण तो ये है कि हमारी शिक्षा जो है वो समाज की जो मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, उनसे बहुत दूर चली गई। और इसका दूसरा कारण ये है कि समाज में पलायनवाद बढ़ा है। जब परिवार बिखरते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो इसका प्रभाव उनके जो है मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है, समाज पर भी पड़ता है और परिवारों पर भी पड़ता है। यानी इसका मतलब ये कि जो क्या नाम है, इस पे हम जब बात करते हैं कि लोग देहातों से शहर की तरफ जा रहे हैं जी, क्योंकि उनकी भौतिक ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, तो उनको जाना मजबूरी है कि वो शहर की तरफ जाएं। तो जब शहर की तरफ जा रहे हैं तो क्या उनका परिवार जो है, वो जो उन्होंने अपने गांव से जो संस्कार लिए थे, जो अपने लोगों में जो है घुल मिलकर जो जीने की उनके पास कला थी, क्या वो शहर में जाकर भूल जा रहे हैं? नहीं, गांव से देखिए जब पलायन करता है कोई व्यक्ति तो एक बात तो यह है कि वो अपने परिवार से बिछड़ जाता है। दूसरी बात यह है कि जब वो शहर जाता है तो वो उसके उसका उद्देश्य पैसा कमाना होता है, तो वो सिर्फ पैसे की दुनिया में मगन हो जाता है। वहाँ पैसा कमाना, बच्चों की जो है पालन पोषण की उसको चिंता रहती है और बच्चों से दूर रहने पर जो उसकी जो मानसिक स्थिति है उस पर भी परिवर्तन आता है। देखिए, मतलब ये है कि जो हमारा संयुक्त परिवार था, तो उस संयुक्त परिवार की जो खूबियाँ थी उसमें माँ बाप, भाई बहन, चाचा और दूसरे परिवार के लोग होते थे। उसमें कोई कोई कमज़ोर होता था या कोई बेरोजगार होता था तो उसकी भी चीज़ें चल जाती थी। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जो संयुक्त परिवार जो टूटा है और फिर
एकल परिवार की तरफ समाज बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से ये सब चीजें सामने आ रही हैं। हाँ, संयुक्त परिवार का टूटना भी एक फैक्टर है, लेकिन सिर्फ ये कह दिया जाए कि उसी की वजह वजह से परिवारों में ऐसा हो रहा है, तो ये ज़्यादा सही बात नहीं होगी। परिवार जब संयुक्त परिवार होता था, तो उसमें जो घर के बुजुर्ग होते थे और जो बड़े बूढ़े होते थे, उनका भी एक अपना रोल होता था। उसी से जो है बच्चों में संस्कार ट्रांसफ़र होते थे और बच्चे उनसे बहुत कुछ सीखते थे। तो एक बात तो ये, फिर उन जब बच्चों बच्चों के पास लोग रहते हैं, आपस में मिल-जुल करके रहते हैं, तो उनके अंदर प्रेम भाव भी होता है, लगाव भी होता है, उनके सुख-दुःख के साथी भी होते हैं और ये इंसान की आवश्यकता होती है। इंसान एक कोई ऐसी मशीन नहीं है कि आप उसको जो है उसकी जो भौतिक आवश्यकताएँ हैं, उनको तो आप पूरा कर दें। लेकिन जो उसकी आध्यात्मिक आवश्यकताएँ हैं, जो उसकी मानसिक आवश्यकताएँ हैं, अगर उनको पूरा न किया जाए, तो फिर वो इंसान जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो टेक्नोलॉजी के दौर में हम लोग जो जी रहे हैं, तो पहले तो ये होता था कि सुबह शाम बच्चे खेलने जाते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। तो आज टेक्नोलॉजी के दौर में ऐसा नहीं लगता कि बच्चे जो है गेम खेल रहे हैं, दूसरी चीज़ों में मस्त हैं और घर के लोग अपनी चीज़ों में मस्त हैं, जो एक दूसरे के साथ मिल बैठकर या फिर जो है बाहर मोहल्ले में जाकर एक दूसरे के साथ खेल खेलें, बहुत सारी चीज़ें सीखता था बच्चा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मौजूदा जो टेक्नोलॉजी है, उसने भी असरअंदाज इस पारिवारिक सिस्टम पे हुआ है? जी, देखिए जब हम परिवार की या समाज की बात करते हैं, तो गोया एक सामूहिक सामूहिकता की बात करते हैं। लेकिन जो हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जो ये बदलाव आया है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो इससे हमारी सामूहिकता खत्म हो रही है। बच्चे पहले मिलजुल करके आपस में खेलते थे। अभी ताज़ा उदाहरण ले लीजिए कि जब स्कूल बंद हो गए, बच्चे वहाँ जाते थे, सामूहिक रूप से जो है क्लासरूम में बैठते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन अब जब ऑनलाइन शिक्षा होने लगी, तो बच्चे को जो वो वातावरण मिलता था, अब वो वातावरण नहीं मिल रहा है। एक बात और इसमें हम बढ़ाते चलें कि ऐसा नहीं लगता कि जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, वो जो है घरों पर जो उनकी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए अब वो आर्थिक बोझ उन पे ज़्यादा डाला जा रहा है और परिवार का जो केयर होना चाहिए, बाल बच्चों की जो देख रेख होनी चाहिए, तो उससे जो है बच्चा महरूम हो रहा है। तो औरतों और महिलाओं पर जो आर्थिक बोझ ने जो है इस पर कितना असर डाला है? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ ये नारा आपको कहीं-कहीं लिखा मिल जाएगा कि बच्चे की भाषा मातृभाषा है या मातृभाषा में उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन ये है कि वो माँ के पास रहता कितनी देर है आज के परिवेश में। दूसरी बात ये है कि हम कहते हैं कि बच्चे का पहला इंस्टीट्यूशन माँ की गोद होती है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो है इन चीज़ों से बच्चा वंचित हो गया है और उसको वंचित किया जा रहा है? बिल्कुल। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे समाज में बदलाव आ रहा है। जहाँ तक आपने आर्थिक बोझ की कही, ये भी एक फैक्टर है कि आज महिलाओं को जो है कमाने के लिए, बाहर निकलने के लिए विवश किया जा रहा है। जब बात की जाती है साइकोलॉजी की, तो ये बात कही जाती है कि पुरुषों की जो है सोच, उनके काम करने का ढंग महिलाओं से अलग होता है। लेकिन आप बताएं कि पिछले 70 सालों में जब से देश आज़ाद हुआ, कभी कोई ऐसा नारा उठा, कोई ऐसा आंदोलन चलाया गया कि महिलाओं के लिए कोई नई शिक्षा नीति बनाई जाए, उनके लिए कोई नया सिलेबस तैयार किया जाए जो उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करे और जिससे वो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ सके? आप एडवोकेट हैं, आपसे एक सवाल और हम लेते हैं कि कहा जाता ये है कि परिवार जो है सामाजिकरण की पहली ईंट है और आप देख रहे हैं कि समाज में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो क्या परिवार का जो विघटन है या परिवार जो हमारा टूट रहा है या परिवार की जो एक तरीके से नियम और उसूल या फिर जो संस्कार थे उनको न मिलने की वजह से ऐसा हो रहा है? जी, देखिए जैसे मैंने कहा कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है और जो
हमारे जो इस तरह का परिवेश है जो बदल रहा है, उसमें अर्थ ही सब कुछ है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि क्राइम भी बढ़ रहा है, परिवार भी टूट रहे हैं और जो हमारे सामाजिक बंधन है बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। आज जो ये आप देख रहे हैं कि ओल्ड एज हाउसेस का चलन बढ़ रहा है, आखिर ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? ये इसी की तरफ इशारा कर रहा है कि हमें अब लोगों से लगाव नहीं है, बल्कि हमें धन से लगाव, हमें पैसे से लगाव। जो लोग कमा नहीं रहे, जो लोग काम नहीं कर रहे, हालांकि उन्होंने अपने हिस्से का काम कर लिया है, लेकिन आज उन्हें आर्थिक रूप से बोझ समझा जा रहा है। और ऐसा जो है समाज के लोग भी समझते हैं और हमारी जो सरकारें हैं, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो समाज को लीड करने वाले लोग हैं, वो अपनी बातों से ही ऐसा कुछ आभास भी कराते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि आप जो बात कर रहे हैं कि सब चीज़ें सरकार की नीतियाँ और जो हमारा सोशल सिस्टम है वो हो रहा है, तो हर कोई जो है किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है, और अगर परिवार विघटन का शिकार हुआ, परिवार जो है सही ढंग से चला नहीं, तो तमाम परिवारों की समस्या है या एक तरीके से तमाम समाज की समस्या है। तो इस पर लोगों को सोचना, विचार करने का एक तरीके से आरंभ कैसे किया जा सकता है? देखिए, बात आपकी ठीक है कि जब कोई बदलाव आता है, बड़ा बदलाव आता है, तो फिर उससे कोई भी परिवार वंचित नहीं रहता है, कोई समाज अछूता नहीं रहता है। लेकिन जहाँ तक बातचीत की बात है, तो अभी हमारा समाज जो है किसी कार्य के लिए जो है गंभीर नहीं। आप देखें, इकोलॉजी पर कितनी बात होती है, हमारा पर्यावरण बिगड़ रहा है, और बहुत सारे काम ऐसे किए जा रहे हैं जिसकी वजह से आपदाएं आ रही हैं। हमेशा इस पर चर्चा होती है, कभी कभी रिपोर्टें भी आती हैं, लेकिन कितना बदलाव आया है आप देख सकते हैं इसका। इसी में आप एक चीज़ और जोड़ते हैं हम कि पहले ये होता था कि अगर कोई रोड पे गिर गया है या कोई किसी को मार रहा है या किसी से कोई झगड़ा लड़ाई हो रहा है, तो दो चार लोग आगे अगल बगल से आते थे और वो जो है उसको बचाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब तो ये ट्रेंड चल रहा है कि लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, मारधाड़ होता है और दूसरे कुछ लोग वीडियोस बना रहे होते हैं। तो मतलब ये तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल क्रूरता की किस हद तक हम जा गए हैं। मैंने बातचीत के आरंभ में ही दो बातें कही। एक बात तो ये कही कि एक तो हमारे समाज का नैतिक पतन हुआ है, उसका एक नैतिक कारण। दूसरी बात मैंने ये कही कि समाज के बनाने और बिगाड़ने में स्टेट का भी बड़ा रोल होता है। तो आजकल जो घटनाएं होती हैं उसका एक तो नैतिक कारण भी है कि हम जो है अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते, मगर दूसरी तरफ अगर कुछ लोग करना भी चाहते हैं तो सरकार की तरफ से इतनी अड़चनें हैं कि पुलिस में जाकर के गवाही देना, रिपोर्ट लिखाना, और फिर जिस तरह से वो परेशान होता है, तो उन परेशानियों से बचने के लिए भी बहुत से लोग इससे दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। तो ये जो हमारा परिवार का एक जो मतलब परिवार में एक मर्द होता है, औरतें होती हैं, या लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, तो ऐसा नहीं लगता हमको कि जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं, छेड़छाड़ के बढ़ रहे हैं, आखिर वो भी किसी परिवार की लड़की होगी, वो भी किसी परिवार का लड़का होगा। तो एक तरफ तो कानून बनते जा रहे हैं और दूसरे तरफ खास तौर से महिलाएं, और उसमें भी लड़कियों के साथ जो है इतना ज़्यादा मतलब छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही, रेप की घटनाएं हो रही हैं। तो इस सिलसिले में हम कैसे क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, आपने एक बात कही कि कानून बनते जा रहे हैं। कानून का बनना कोई कमाल की बात नहीं है, कानून का लागू होना, इम्प्लीमेंट होना, ये कमाल की बात है। तो आज हम देख सकते हैं कि कानून जो है किस तरह से लागू किया जा रहा है। अब तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे ऐसे जो है हादसात सामने आ रहे हैं कि आदमी समझ सकता है। अब तो जहाँ तक आप देख रहे हैं कानून की बात, न्यायालयों की बात, तो आप जानते हैं कि न्यायालयों में भी जो है एक होता है न्याय और एक होता है निर्णय। तो निर्णय तो हो रहे हैं, लेकिन न्याय पर लोग सवाल तो उठा रहे हैं। ये बहुत बुनियादी बात है कि निर्णय तो हो रहे हैं, लेकिन न्याय जो है जी न्याय की तरफ हम नहीं जा पा रहे हैं। जी तो एक यानी इसको ये कहा जाए कि न्याय जो है जैसा वो एक
एक कहावत है ना कि अगर फैसले या न्याय न्याय में देरी होगी तो समाज के अंदर जो है बैलेंस नहीं रहेगा। एक और बात, इसी चूंकि ये बहुत ही अहम सवाल है और बहुत ही अहम बात है, परिवार से जो जुड़ा हुआ है, वो है शादी ब्याह के मौके पर जो जहेज और दूसरे डिमांड होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, लड़कियों की शादी नहीं होती है। तो ऐसा नहीं लगता कि परिवार का एक बड़ा इशू ये है और ये हमारे समाज के लिए नासूर भी है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनके लिए समाज को जागरूक किया जाना चाहिए, तो ये जागरूकता का अभाव है। आप जानते हैं कि इससे परेशान तो सब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, मगर जब तक जागरूकता नहीं आती है, और कानून भी एक फैक्टर है। जैसे अभी मैंने कहा कि कानून तो बनते हैं, लेकिन जब वो ठीक से लागू नहीं होते तो वो भी एक बड़ा फैक्टर बनता है। तो ये दोनों कारण हैं जिससे जो है समाज में बदलाव नहीं आ रहा है। अब आखिर में हम चाहेंगे कि हमें अपने ऑडियंस के लिए कुछ बातें, समाज को मजबूत करने के लिए, सभ्य समाज बनाने के लिए और सभ्य मतलब परिवार बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कुछ बातें आप रखें। देखिए, ये जो हमारा भारतीय समाज है, ये कई तरह के धर्मों से और धार्मिक समाजों से मिलकर के बना है। उनकी अपना परंपराएं हैं, उनके अपने रीति रिवाज हैं, उनकी अपनी आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं। और कोई समाज ऐसा नहीं है, कोई धर्म ऐसा नहीं है जो आदर्श स्थिति के लिए कोई पैरामीटर न देता। तो मैं अपने देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि वो जिस समाज में भी रहते हैं, जिस धर्म पर उनकी आस्था है, उस पैरामीटर को सामने रखें और उस पर जो है अपने आप को ढालने की कोशिश करें, प्रयास करें, तो मैं समझता हूँ कि इस स्थिति में बड़ा बदलाव आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम सब लोग जो है जनाब एडवोकेट अकरम खान साहब से जो है इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। आइंदा भी आपसे जो है हम लोग इस्तिफादा करते रहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।